सांस्कृतिक विविधता एवं भारतीय राष्ट्र राज्य। भारत पूरे विश्व में सबसे विविधतापूर्ण देश माना जाता है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ लोग रहते हैं। जनसंख्या के मामले में हमारा देश चीन के बाद दूसरी संख्या पर आता है और कुछ वर्षों में ये आशा है कि वह पहले स्थान पर आ जाएगा। यहाँ के लोग मिलकर 1632 अलग अलग भाषाएं एवं बोलियां बोलते हैं। इन भाषाओं में से 18 को आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई है और संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है। धर्म की बात करें तो भारत की 80.5% आबादी हिंदू है, जो फिर जाति और भाषाओं में बटा हुआ है। 13.4% आबादी मुसलमानों की है, जो भारत को विश्व में तीसरा सबसे बड़ा मुसलमान देश बनाता है। भारत में 2.3% ईसाई हैं, 1.9% सिख हैं, 0.8% बौद्ध और 0.4% जैन हैं। जैसा कि हमने पहले भी जाना है, भारत ना ही आत्मसत्करणवादी है और ना ही एकीकरणवादी। हालांकि ये देखा गया है कि कई क्षेत्रों में बहुसंख्या में हिंदू समाज की मांगों को ध्यान में रखा जाता है और राष्ट्रीय नीतियों में एकीकरण की झलक दिखती है, पर भारत उस रूप में एकीकरणवादी नहीं है जैसा कि बताया गया है। हमारा संविधान ये कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा, जहां पर धर्म, भाषा और अन्य कारकों को सार्वजनिक क्षेत्र में पूरी तरह से निष्कासित नहीं किया जाएगा। समुदायों को मान्यता दी गई है और अल्पसंख्यक धर्मों को संविधान सुरक्षा देता है। पर भारत की समस्या यह है कि यहाँ पर कानून और सिद्धांतों की कमी नहीं है। कमी है तो उन कानूनों का सही तरह से पालन होना। कुल मिलाकर भारत एक राज्य राष्ट्र का सही उदाहरण है। राष्ट्रीय संदर्भ में क्षेत्रवाद। भारत में भाषा, संस्कृति, जनजाति और धर्मों की विविधता के कारण क्षेत्रवाद देखा जाता है। इन विभिन्नताओं के कारण हुए परेशानी में जब संसाधनों की कमी से एक समुदाय को दूसरे की तुलना कम मिलता है, तो ये समस्या और बढ़ जाती है। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत को बड़े बड़े प्रांतों में विभाजित किया गया था। इन प्रांतों को प्रेसिडेंसी कहा जाता था, जैसे कि मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता। इन प्रांतों में अलग अलग जाति और भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में मराठी, गुजराती, कन्नड़ और कोंकणी भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। मद्रास प्रेसिडेंसी में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम बोलने वाले लोग रहते थे। प्रेसिडेंसी के साथ देश में कई रियासतें और रजवाड़े भी थे, जैसे कि मैसूर, कश्मीर, हैदराबाद। देश की आजादी के बाद जब संविधान स्वीकार किया गया, तब कई मशक्कत और आंदोलनों के बाद भारत को नृजातीय भाषाई राज्यों के रूप में पुनर्गठित किया गया, जो भारत के नागरिकों को एकजुट और सशक्त रखने में सफल रहा। परंतु कई राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं हुआ। उदाहरण के लिए सन 2000 में 3 राज्य छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का निर्माण जनजातीय पहचान, भाषा, क्षेत्रीय वंचन और परिस्थितिकी के आधार पर किया गया। इसके साथ ही ऐसा संस्थागत ढांचा तैयार किया गया जो यह सुनिश्चित करे कि राज्य सही ढंग से काम कर सके। भारत में यह सुनिश्चित करने के लिए संविधान में राज्य और केंद्र की शक्तियों को परिभाषित कर दिया गया।
भारतीय संविधान में इन विषयों का उल्लेख किया गया है, जिनकी जिम्मेदारी खासतौर पर राज्य या केंद्र की है। साथ ही में समवर्ती सूची भी है, जहां पे उन विषयों को लिखा गया है जिन विषयों पर दोनों राज्य और केंद्र मिलकर निर्णय लेते हैं। राज्य ही विधानमंडल सांसद के ऊपरी सदन या राज्यसभा के गठन को निर्धारित करता है। कई आवधिक समितियों और आयोगों का निर्माण किया जाता है जो केंद्र राज्य के संबंधों को निश्चित करता है। उदाहरण के लिए वित्त आयोग, जो हर 10 साल में राष्ट्र और केंद्र के बीच राजस्व का बंटवारा करता है। ये सब तरीके क्षेत्रीयकरण को कम करने में कारगर रहे हैं, परंतु नए समय में और नई समस्याएं जन्म ले रही हैं। जैसे 1990 के बाद आए उदारीकरण के कारण विदेशी कंपनियां पहले से समृद्ध राज्यों में ही निवेश कर रही हैं और कम विकसित राज्य पीछे होते जा रहे हैं। इस वजह से अंतर क्षेत्रीय आर्थिक एवं आधारभूत ढांचे से संबंधित असमानताएं बढ़ती जा रही हैं, जो नीतिकारों के बीच चिंता का विषय बन गई हैं। अल्पसंख्यकों के अधिकार और राष्ट्र निर्माण। भारतीय राष्ट्रवाद को समावेशात्मक और लोकतंत्रात्मक बनाया गया है। समावेशात्मक अर्थात भारत में विविधता और बहुलता को मान्यता दी जाती है। लोकतंत्रात्मक अर्थात भारत में भेदभाव और अपवर्जन को नकारती है और एक ऐसे समाज की स्थापना करती है जो उचित और न्यायपूर्ण हो। ये प्रवृत्ति अक्सर देखी जाती है कि प्रभावशाली समूह ये मान लेते हैं कि उनकी संस्कृति, भाषा या धर्म ही राष्ट्र राज्य की भी है। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए ही समावेशात्मक राष्ट्रवाद को संविधान में सम्मिलित किया गया। सभी अल्पसंख्यक समूहों के अधिकारों की रक्षा करना महत्वपूर्ण समझा गया है। अल्पसंख्यक समूहों का तात्पर्य केवल संख्या के मापदंड ही नहीं सुनिश्चित करता, बल्कि समाजशास्त्र के इसे अलग तरीके से समझने की कोशिश करता है। इसे हम असुविधा या हानि के रूप में समझते हैं। जो अल्पसंख्यक समूह बहुत धनवान होते हैं, उन्हें अल्पसंख्यक नहीं कहा जा सकता है और उनका उल्लेख करने के लिए कोई विशेषक जोड़ दिया जाता है, जैसे विशेषाधिकार प्राप्त अल्पसंख्यक। अन्यथा अल्पसंख्यक समूह का प्रयोग उन समूहों के लिए ही किया जाता है जो अपेक्षाकृत छोटे और सुविधा वंचित होते हैं। अल्पसंख्यक समूह के सदस्यों का एक दूसरे के प्रति एकात्मता, एकजुटता होती है। उन्हें कई जगहों में असुविधा और हानि का सामना करना पड़ता है। इसीलिए बाएं हाथ से लिखने वाले और 29 फरवरी को जन्मे लोग अल्पसंख्यक समुदाय का हिस्सा नहीं होते हैं, परंतु कई ऐसे अल्पसंख्यक समूह भी हैं जो किसी अर्थ में सुविधा वंचित हैं पर दूसरे अर्थ में नहीं। जैसे फारसी या सिख समुदाय एक धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग है जिसे सांस्कृतिक अर्थ में कई असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, परंतु आर्थिक दृष्टि में वे बहुत संपन्न होते हैं। ये भी देखा जाता है कि सांस्कृतिक अल्पसंख्यक वर्ग राजनीतिक दृष्टि से भी कमजोर होते हैं। उन्हें यह हमेशा डर रहता है कि बहुसंख्यक समुदाय राजनीतिक शक्ति हथिया लेगा और वे राजतंत्र का दुरुपयोग कर उनको अपनी सांस्कृतिक पहचान छोड़ने के लिए मजबूर कर देंगे। इन सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आजादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनेक विचार विमर्श के बाद अल्पसंख्यक और सांस्कृतिक अधिकारों का संविधान में अभिव्यक्ति मिली। भारतीय संविधान के निर्माता ये जानते थे कि एक संयुक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए ये जरूरी है कि सभी वर्गों को अपने धर्म, भाषा या संस्कृति का अनुपालन की आजादी दी जाए।
अल्पसंख्यकों को संवैधानिक संरक्षण दिया गया। बहुसंख्यक समुदाय को दो अनुच्छेदों के द्वारा ये सुरक्षा प्रदान करी गई। पहले था अनुच्छेद 29। भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाषा के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाले किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है।